ये आ रहा है स्क्रीन पे। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल ऑक्सिलरीज ऑफ सूटेबल मीनिंग। ये मॉडल ऑक्सिलरीज की हेल्प से इसको फिल करना है जिनका सूटेबल मीनिंग हो। जैसे फर्स्ट है ए पार्ट, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, मॉरल ड्यूटी। क्या होगा इसका आंसर? ऑट टू। वेरी गुड। फर्स्ट, क्योंकि मॉरल ड्यूटी लिखा हुआ है इसलिए हमारे पास क्या आएगा? ऑट टू। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, या फिर वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या रहता है, एक प्रकार का हमें यूज़ करना पड़ेगा वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्योंकि मॉरल ड्यूटी है तो एक वर्ड और यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ शुड। शुड जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। देन सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, इट डैश रेन टू नाइट एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या होना चाहिए इसका? मे। इट मे रेन टू नाइट, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर होती है तो हो भी जाए और नहीं होगी तो नहीं होगी। आप कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। सो द आंसर विल बी मे, इट मे रेन टू नाइट। देन सी पार्ट, यू डैश स्टे आउट ऑफ हाउस आफ्टर डार्क एंड देन द लास्ट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है मना करना, किसी भी चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो, दैट यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग। यू डैश स्टे आउट ऑफ हाउस आफ्टर डार्क। क्या होगा? सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या होगा? चलो एक बार ट्राई करो कि क्या होना चाहिए। इतने सारे हमने मॉडल्स पढ़े, उनमें से कौन सा मॉडल है? वेरी गुड। क्या होना चाहिए यहाँ पे? मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट स्टे आउट ऑफ हाउस आफ्टर डार्क। डार्क का अर्थ है अंधेरा, अंधेरा होने के बाद घर के बाहर मत जाओ। तो यू मस्ट नॉट स्टे आउट ऑफ हाउस आफ्टर डार्क, प्रोहिबिशन। सो आंसर विल बी मस्ट नॉट, क्योंकि प्रोहिबिशन है इसलिए नॉट वर्ड यहाँ पे ज़रूर आएगा, तो मस्ट नॉट। डी पार्ट, ही डैश गो नाउ एंड देन द ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारे पास परमिशन। ही डैश गो नाउ, ब्रैकेट में लिखा है परमिशन। क्या होगा? क्या हो सकता है इसका आंसर? येस, देर इज़ अ परमिशन। तो परमिशन है अर्थात हम एक आज्ञा मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? मॉडल यूज़ होगा मे, ही मे गो नाउ। देन ई पार्ट, आई डैश वॉक वेरी इजीली नाउ एंड देन ब्रैकेट में लिखा है एबिलिटी। व्हाट विल बी द आंसर? ई पार्ट, व्हाट विल बी द आंसर? आई कैन वॉक वेरी इजीली नाउ। तो एबिलिटी है, प्रेजेंट एबिलिटी अभी की, और सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे आ जाएगा कैन। देन एफ पार्ट, इसमें क्या होगा? यू डैश देन ओबे द ट्रैफिक रूल्स एंड ब्रैकेट में लिखा है अगेन ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्या आएगा इसमें? कौन सा वर्ड यूज़ होगा? ऑब्लिगेशन है तो ऑट टू, यहाँ पर इस ब्लैंक में ऑट टू। देन सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज। कि आपके कॉलेज में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ, उसके लिए आपको एडिटर है न्यूज़पेपर के, उनको एक लेटर लिखना है। नाउ ओवर हियर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर और आप कौन हो ये सब कुछ मेंशन नहीं है, तो आप उसको XYZ ABC कुछ भी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लेटर राइटिंग ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
कि जो लेटर है वो किस टाइप से लिखना चाहिए. सो इट विल बी अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, और इसमें आपको रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जो है वो डिस्क्राइब करना है. लिखा है ये चीज़ किसी ने? ठीक है, सुनाओ क्या लिखा है आपने. अच्छा, सबसे पहले हम जो एड्रेस वगैरह लिखेंगे इसमें, वो एड्रेस वगैरह कौन सी हैंड पे आएगी. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसकी एड्रेस लिखनी है? अपनी स्वयं की एड्रेस लिखनी है सबसे पहले. वो एड्रेस कौन से हैंड पे आएगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डेट आएगी, डेट आ जाएगी. उसके बाद क्या आएगा, द एडिटर, देन द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, और जो भी टाउन या सिटी का जो भी नाम है, जैसे एग्जाम्पल इज द एडिटर, द राजस्थान पत्रिका, श्री गंगानगर. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट. उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा. सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन आवर कॉलेज. उसके बाद सर या रिस्पेक्टेड सर ये आ जाएगा, सैल्यूटेशन. और उसके बाद आपको अपना स्टार्ट करना होगा. ठीक है, लिखा है जो वो पढ़ के बताएं. हाँ. यस. कि 26 डे ऑफ जनवरी इज़ आर रिपब्लिक डे एंड दैट वाज सेलिब्रेटेड इन आवर कॉलेज. उसको अब आपको पूरा जो है उसको डिस्क्राइब करना है. हाँ, और क्या लिखा है आगे? Yes, the Constitution of India was made on Republic Day, that was on 26 January. और आपको उसका सेलिब्रेशन जो है वो किस टाइप से हुआ वो चीज़ डिस्क्राइब करनी है. और क्या लिखा है आगे? तो इसमें जो भी उसके सेलिब्रेशन के टाइम जो कुछ भी हुआ वो चीज़ आप उसको आपको डिस्क्राइब करना है इन योर ओन वर्ड्स. जैसे उस दिन जो आपका कॉलेज था उसमें आपके कौन से चीफ गेस्ट आए, उन्होंने किस टाइप से फ्लैग होस्टिंग की. उसके बाद जो नेशनल एंथम है वो हुआ, और उसके बाद जो कल्चरल इवेंट्स हैं या कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो हुए. एंड देन इन दी एंड, अर्थात जहाँ पर ये सब कुछ एंड होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे आप? योर्स सिंसियरली, दैट विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सब कुछ हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. तो योर्स सिंसियरली और उसके बाद आपका नेम. अब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है तो नेम में आप XYZ करके और उस चीज़ से भी लिख सकते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. ए पार्ट इज पीपल एडमायर द वॉइस. व्हाट विल बी द आंसर? पीपल एडमायर द वॉइस. क्या लिखा है इसका आंसर, बताएं. The wise are admired by the people. People admire the wise. Answer will be the wise are admired by the people. Then second, somebody has watered the plants. Somebody has watered the plants. What will be the answer?
Yes, second, what will be the answer? Somebody has watered the plants. The plants have been watered by somebody. ठीक है, correct answer will be the plants have been watered by somebody. have क्यों आया? क्योंकि plants हमारे पास क्या है? plural के साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे have. यहाँ पर जो has यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है somebody के साथ. somebody means कोई भी एक व्यक्ति है जिसने पौधों में पानी डाल दिया, तो somebody के साथ हमेशा has आएगा. इट इज सिंगुलर. प्लांट्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए द आंसर विल बी द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय समबडी. यही सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड. देर इज़ नो नीड टू मैंशन समबडी. उसका अर्थ क्या है? पौधों में पानी डाला जा चुका है. अब वो किसी ने ही डाला होगा, इसीलिए वो समबडी जो है उस चीज़ को ओमिट भी किया जा सकता है. तो या तो आप आंसर लिखेंगे द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय समबडी, या फिर द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड. Then next sentence, the players work hard. What will be the answer? Yes, what will be the answer? The players work hard. It will be hard work is done by the players. Hard work is done by the players. Hard work is done by the players. Then D part, we have won the match. What will be the answer? The match द मैच हैज़ आएगा, हैव आएगा? हैज़. देखो वी हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने हैव काम में लिया है. अभी हम कह रहे हैं द मैच. द मैच का अर्थ है कोई भी मैच, जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच. तो यहाँ पर जो मैच है वो क्या है? सिंगुलर है. तो सिंगुलर है इसीलिए क्या आएगा? हैज़. द मैच हैज़ बीन वन बाय अस. वी विल बी चेंज टू अस. द मैच हैज़ बीन वन बाय अस. Then E part, he completed the project. What will be the answer? Very good. The project was completed by him. The project was completed by him. Then F part, who has taken the pen? Who has taken the pen? What will be the answer? नो, ट्राई और ट्राई करो, क्या हो सकता है? हु हैज़ टेकन द पेन. ये देखो इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा? देखो हाँ वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन हु नहीं रहेगा. इट विल बी चेंज टू होम.
So what will be your answer? Answer will be by whom has this pen been taken? I repeat, who has taken the pen है हमारे पास, तो हमारा जो क्वेश्चन ही है वापस उसको क्वेश्चन में ही हमें पैसिव के अंदर करना होगा, इसीलिए हमें क्या लिखना होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा बाय होम हैज़ द पेन बीन टेकन. बाय होम हैज़ द पेन बीन टेकन, क्योंकि यहाँ द पेन है इसीलिए आपको द पेन तो उसमें आएगा ही. बाय होम द पेन हैज़ बीन टेकन. हैज़ जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन में. देन फोर्थ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक पूछना है किसी को कुछ? दीपिका कुछ पूछना है? कुछ? हाँ, क्या चीज़ सब्जेक्ट में लिखी हुई है? ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं हु हैज़ टेकन द पेन, अर्थात पेन जो है वो किसने लिया है. तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन का एक्टिव होगा तो क्वेश्चन का एक्टिव जो है दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू क्वेश्चन का ही पैसिव. तो वो जो क्वेश्चन है वो वहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन वो हु जो है वो किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, होम में. WHOM. हाँ बोले, पूछो को क्या पूछ रहे हो दीपिका? नहीं, जो WHO से स्टार्ट है क्वेश्चन तो बाय होम से स्टार्ट होगा पैसिव में. अगर मान लो हमारा क्वेश्चन होता, जैसे क्वेश्चन है, मान लेते हैं सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है whom did you laugh at. ठीक है, क्वेश्चन एक्टिव में क्या दिया हुआ है, whom did you laugh at. तो हमारा जो पैसिव में बनता वो क्या बनता, who was laughed at by you. I repeat, answer will be who was laughed at by you. केवल इतना ध्यान रखना है हमें, जो who है वो चेंज हो जाता है by whom में. who जो है वो किस में चेंज होगा, by whom. तो यहाँ पर who से स्टार्ट हो रहा है इसलिए चेंज हो जाएगा by whom में. तो by whom the pen has been taken, और has तो आपको पता ही है has been में चेंज होगा. तो सेंटेंस जो है वो क्या बनेगा, बाय होम द पेन हैज़ बीन टेकन. देन वी कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 लाइन्स. एक या दो लाइन्स में आंसर करने. ए पार्ट, वाई द स्टोरी बाय R.K. नारायण नेम्ड एज द ब्लाइंड डॉग. व्हाट विल बी द आंसर? रीड करें जो आपने लिखा है. नहीं, ये चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ किस में आएगी, ये आएगी इसकी जो थीम है. यहाँ पर थीम नहीं पूछी, यहाँ पर क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन क्या है, वाई द स्टोरी बाय R.K. नारायण. R.K. नारायण इज़ द नेम ऑफ द राइटर, जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है. ठीक है, नेम्ड एज द ब्लाइंड डॉग. तो क्या कहा है इसमें कि जो ऑथर है उन ऑथर ने इस स्टोरी को नाम ब्लाइंड डॉग क्यों दिया है. जैसे हमने और आपने स्टोरी को रीड किया तो हमने क्या देखा इसमें कि जो डॉग है वो तो बिल्कुल सही होता है, वो तो ब्लाइंड नहीं होता. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड मैन. ठीक है, ब्लाइंड मैन व्यक्ति जो था वो देख नहीं सकता था, तो ब्लाइंड मैन इसमें था, और डॉग जो था उसका नाम टाइगर था. लेकिन इस स्टोरी का नाम फिर द ब्लाइंड डॉग क्यों रखा? देखो, अगर नहीं आपको पता चल रहा है इसका, तो इसका आंसर क्या होगा. सी द स्टोरी, एक तो आपको 1 or 2 लाइन्स में लिखना है, तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होके लिखना है आंसर. आंसर इज द स्टोरी बाय R.K. नारायण नेम्ड एज अ ब्लाइंड डॉग बिकॉज द डॉग फॉलो इट्स मास्टर ब्लाइंडली एंड हैड ब्लाइंड लॉयल्टी फॉर हिम. द डॉग वुड फॉलो इट्स मास्टर ब्लाइंडली
and had blind loyalty for him. The dog had lived freely. The dog had lived freely, but still it returned to the blind man. But still it returned to the blind man. कि जो डॉग था, टाइगर जो था, वो चाहता तो बाद में क्या, जब उसकी रस्सी काट दी गई उसके बाद वो जाकर फ्रीली अर्थात फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ रह सकता था, लेकिन उसके बाद भी वो एक दिन क्या होता है, वापस ब्लाइंड मैन के पास लौट आता है. क्यों लौट आता है? क्योंकि उसका ब्लाइंड फेथ होता है, लॉयल्टी होती है अपने मास्टर के लिए. इसीलिए इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड डॉग. इट इज़ नेम्ड एज, स्टोरी इज नेम्ड एज ब्लाइंड डॉग बिकॉज डॉग हैज़ द ब्लाइंड लॉयल्टी टूवर्ड्स हिज मास्टर, टूवर्ड्स इट्स मास्टर. ठीक है. उसके बाद बी पार्ट, व्हाट वाज द गिफ्ट बॉट बाय डेला. रीड व्हाट यू हैव रिटन. The gift was fob chain by Della. Yes, the gift bought by Della was a platinum fob chain. The gift bought by Della was a platinum fob chain. कि जो platinum fob chain होती है वो. Then question number 5. Answer the following questions in 30 to 40 words. First question is, what was the condition of the dog when he lived with the blind man? Read what you have written. मैम आगे पढ़ना है. Look, you have to describe the condition of the dog when he lived with a blind man. So what was there? That the dog was very loyal to the blind man, and the blind man was very much dependent on the dog to cross the road or to move from one place to other. But in this answer we have to describe the condition of the dog, कि dog की उस समय क्या स्थिति थी जब वो उसके साथ रहता था. So the dog lost its freedom completely, and the world was limited and controlled by the cord for it. By the cord for it. It forgot all its freedom and its earlier free lifestyle. मतलब पहले जब वो आज़ाद था तब वो जैसे रहता था वो वाला लाइफस्टाइल अब वो फॉलो नहीं कर पा रहा था, वो वह भूल चुका था. It forgot all its freedom and its earlier free lifestyle. It could not move freely. The blind man would kick it if it tried to tug the string. अगर वो जो रस्सी थी उसको खोलने का या उसको हिलाने की कोशिश करता था ये डॉग, तो ब्लाइंड मैन क्या करता था, उसको किक कर देता था. द ब्लाइंड मैन वुड बीट एंड अब्यूज इट क्वाइट ऑफन. उसको बहुत मारता था डॉग को. देन वन डे one can easily identify that there was an ironic change in the life of the dog, that the condition of the dog was very poor and he was not given properly to eat also, so that you have to describe. Then B part, what is the main theme of the story, The Gift of Maggie? What is the main theme of the story, The Gift of the Maggie? See, the main theme of the gift of the story, The Gift of the Maggie, is the love and the sacrifice which Jim and Della have for each other. That is why the author has described them as the gift of the Maggie. इसकी मेन थीम क्या है स्टोरी की, कि जो सैक्रिफाइस, जो समर्पण है, जो त्याग है, और ऐसे ही जो लव है उन दोनों के मध्य, that they sacrifice their precious things just to buy the gifts which would make each other happy. They sold their precious things, जैसे हमने स्टोरी में देखा भी कि जो जिम था उसने डेला के लिए कॉम्स बाय करने के लिए अपनी गोल्डन वॉच जो थी वो बेच दी, सेल कर दी. ऐसे ही जो डेला थी उसने क्या किया कि जो जिम था उसके लिए प्रेजेंट खरीदने के लिए, क्रिसमस का गिफ्ट जो है उसको खरीदने के लिए, प्लैटिनम फॉब चेन खरीदने के लिए अपने जो हेयर थे वो सेल कर दिए. सो द मेन थीम
is of sacrifice and selfless love for each other, in which they were ready to sacrifice their precious things. Then sixth question, write an application for the job with resume for the post of lecturer in English to the principal GPC XYZ. It is given to you that the post of lecturer in English is there and you have to write that job with resume application. Read it out if someone has written. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लासेस में. इसमें क्या होगा, हमें रिज्यूमे जो है अपना वो भी इसके अंदर एनक्लोज करना है. अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? दीपिका अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? अच्छा, तो देखो इसमें जब हम रिज्यूमे लिखेंगे ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा नेम आएगा. अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो आप कोई भी नेम, जैसे नेम XYZ ABC कुछ भी यूज़ कर सकते हो. नेम, उसके बाद आपका जो नेटिव प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. देन व्हाट विल बी देयर विल बी कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में लिखना है आपको. कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, देन पर्सनल strengths, then academic qualification, then the computer knowledge, work experience, and in the end you will mention about the personal details. In the end you have to mention about the personal details like your father's name, your date of birth, gender, marital status, nationality, and in the end क्या उसके बाद जो आपका एक डिक्लेरेशन आएगा सबसे नीचे कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एंड देन यू विल साइन इट, देन द डेट एंड द प्लेस एट विच यू आर साइनिंग दैट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस. ठीक है, ये अभी ट्राई करो. जैसे ए पार्ट है, एवरी डे प्ले डू क्रिकेट दे, क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताएं, एंड में क्वेश्चन मार्क है, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है ये? इंटेरोगेटिव. ठीक है, इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. कहाँ से स्टार्ट होगा सोचें. ये देखो आपको डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, आपको इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वो बनाना है. बताएं क्या होगा फर्स्ट का, ट्राई करें. अच्छा, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, देख करके आइडेंटिफाई करके बताओ. यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क है अर्थात हमारा सेंटेंस डू से स्टार्ट होगा. यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. आप क्वेश्चन प्ले से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, दे से भी कुछ नहीं कह सकते हो. क्वेश्चन आप कहाँ से पूछोगे? डू से. द आंसर विल बी डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे. आंसर विल बी डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे. क्या वो रोज़ क्रिकेट खेलते हैं? ठीक है, क्या वो प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं? सो डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे. Then B part, suggestions give useful to improve. What will be the answer to the B part? Suggestions give useful to improve. See, your answer will be give useful suggestions to improve. Answer will be give useful suggestions to improve. कि इम्प्रूव करने के लिए, उसमें कोई और चेंज करने के लिए जो भी यूज़फुल सजेशंस हैं, सलाह है, वो आप दे सकते हो. देन सी पार्ट, आर्किटेक्चर मुगल एग्जेम्पलरी वॉज. व्हाट विल बी दिस सेंटेंस? ट्राई इट आउट. सी पार्ट, सी वाले सेंटेंस में क्या होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा? हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट होगा सी वाला सेंटेंस?
देखो हमारा जो सेंटेंस होगा, आंसर जो होगा सी का वो होगा मुगल आर्किटेक्चर वॉज एग्जेम्पलरी। आर्किटेक्चर तो आप कर दोगे, अगर आप आर्किटेक्चर से सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो मुगल वर्ड कहाँ जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, उसमें मुगल आर्किटेक्चर है ये, कि जो मुगलों के समय जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में, तो मुगल आर्किटेक्चर वॉज एग्जेम्पलरी, दिस विल बी सेंटेंस। देन डी पार्ट, अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट इज एंड एन, 2 मिनट, अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट इज एंड एन, क्या होगा इसमें, ट्राई करो डी वाला। दिस इज़ द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स होते हैं अ एंड द, उनको कैसे लगाना चाहिए, ये चीज़ उसका यूज़ बता रही है। क्या होगा डी वाले में, ट्राई करो, कहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस। सी द योर आंसर विल बी, योर आंसर विल बी, हाँ बोलो अगर आप बोल रहे हो तो, येस वेरी गुड, कहाँ से स्टार्ट होगा, एन एंड इज अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, एन एंड इज अ हार्ड वर्किंग इंसेक्ट। देन ई पार्ट, ऑल विथ फ्लाइंग कलर्स पास्ड दे, व्हाट विल बी द आंसर, लास्ट ई पार्ट, ट्राई करो कहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस। देखो मैं बताती हूँ आपको, सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, दे ऑल पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, दे ऑल पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स एक हम इस यहाँ पर हम फ्लाइंग कलर्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स पास्ड विथ गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सब पास हो गए, तो दे पास्ड, दे ऑल पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सब लोग पास हो गए, ठीक है। So these were some questions which we discussed, and just try to do this thing that every day search out 5 words, 5 difficult words of English। कोई भी वर्ड, जैसे मान लो या प्रोहिबिशन है, आपको मीनिंग नहीं पता कि प्रोहिबिशन मीन्स मना करना या ना करना, भले ही आप उसका हिंदी में मीनिंग निकालो, उस चीज़ को आप सेंटेंस में जब यूज़ करोगे या कहीं पैराग्राफ में या स्टोरी में या कहीं पर रीड कर रहे हो तो आपको वो चीज़ पता चलेगी। तो डेली 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग्स आप लिखो, and daily write a page to improve your English handwriting।